सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा शर्मा दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ हम जो साइंस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो किसकी बात कर रहा है? लार की बात कर रहा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है रेनिन, बी दिया गया है हमें टाइलिन, सी दिया गया है टैनिन और डी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है रेजिन। तो जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। लार को मैं बता देती हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लार को? सलाइवा भी से बोलते हैं। तो लार में एक तो टाइलिन पाया जाता है और क्या? सलाइवा, ये सलाइवरी एमाइलेज जिसे बोलते हैं लार एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि लार में कौन कौन से एंजाइम हुए। एक तो टाइलिन हो गया, एक सलाइवरी एमाइलेज हो गया। आजकल क्या इंग्लिश टर्म में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अब ऐसा वो नहीं रहा ट्रेंड। आजकल एग्जाम का पैटर्न का ये ट्रेंड हो गया है कि वो इंग्लिश में लिख देता है, वो इसको ऐसे लिख देगा सलाइवरी एमाइलेज। तो आपको क्या इसकी इंग्लिश टर्म भी साथ साथ ध्यान रखनी है। तो सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। एक एंजाइम की और मैं बात करती हूँ जो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम के बारे में भी हम जान लेते हैं। जो लाइसोजाइम होता है ना, जैसे ही क्या होता है भोजन में क्या होता है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ भी आए तो उनको नष्ट करने का काम करता है। अर्थात जो लाइसोजाइम होता है वो कैसा होता है? भक्षण प्रकृति का होता है। क्या करता है? भक्षण प्रकृति होती है इसकी। तो ये तो हुई हमारी लार की बात। इसके अलावा मैं एक और बात करती हूँ। जो लार में जो एमाइलेज पाया जाता है, लार क्या करती है? स्टार्च को, जो टाइलिन एंजाइम होता है ना, स्टार्च को किस में चेंज करता है? माल्टोज में चेंज करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार्च को किस में चेंज करता है? ये माल्टोज में चेंज करता है। देखो जो हम ये साइन बना के लिखते हैं ना, एरो का साइन बना के, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एंजाइम। तो ये है एंजाइम, कौन सा है हमारा? टाइलिन। अब आप सोच रहे होंगे ये पी साइलेंट रहता है इसका, इसलिए इसे टाइलिन ही बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो स्टार्च को जो चेंज करता है माल्टोज में, वो कौन सा होता है हमारा? टाइलिन एंजाइम होता है। लार के बारे में हमने कुछ बात कर ली, बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस करके आए कि जो हमारे मुख से लार निकलती है वो किसका पाचन करती है। तो हमने देखा था ना, ये किसका पाचन कर रही थी? स्टार्च का पाचन कर रही थी। देखा था कि जो टाइलिन था, स्टार्च को किस में चेंज किया टाइलिन ने? टाइलिन एक तरह का क्या होता है? एंजाइम होता है। वो क्या करता है? माल्टोज में इसको चेंज करता है। इसके अलावा भी हमने एक जस्ट बात की थी कि लाइसोजाइम भी लार में ही पाया जाने वाला एंजाइम है, जो क्या करता है? बाहर से भोजन में आए जीवाणु या कीटाणु को नष्ट करता है और कैसा होता है? भक्षण प्रकृति का होता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त की बात कर रहा है। पित्त होता है हमारा बाइल जूस। पित्त को बोल सकते हैं बाइल जूस। तो आजकल आपको इंग्लिश याद रखना वो ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल वो पित्त ना देकर बाइल जूस भी दे सकता है, डायरेक्ट इसको हिंदी में लिख देगा। कई बार होता है ना, आजकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, वो इसको लिख सकता है कि बाइल जूस निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो ठीक है, हमें इसकी इंग्लिश टर्म भी साथ साथ याद रखते जाना है। तो हम देख रहे हैं पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो है यकृत। यकृत को पता है लीवर बोलते हैं। अमाशय जो होता है वो होता है हमारा स्टमक, या हम साइंस की भाषा में बात करें तो जठर भी इसे बोल सकते हैं और पेट भी इसे बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टमक। इसके अलावा मैं ऑप्शन 3 की बात करती हूँ, अग्नाशय, वो क्या होता है? पैनक्रियास। और ये जो हुआ हमारा लास्ट ग्रहणी, ग्रहणी क्या होता है? ये होता है ड्यूडेनम।
अब ये जो ग्रहणी है वो किसका भाग है? ये जो भाग होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत का भाग है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का मैं इसे भाग बोल सकती हूँ। जो छोटी आंत रहती है ना हमारी वो 3 भागों में डिवाइड रहती है एक तरह से। तो फर्स्ट जो रहता है उसका रहता है ड्यूडेनम। इसमें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा, जो भी अब क्वेश्चन आएगा उसमें चर्चा कर लेंगे। ये 3 भागों में रहती है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये भी हमें इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि आजकल बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है एग्जाम का। तो क्या दिया गया है? पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन हमने देख लिए किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो जो पित्त का निर्माण किया जाता है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। अब हमें क्या एक चीज़ ध्यान रखनी है, पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन जो पित्त का स्टोरेज होता है या पित्त का भंडारण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय में। ये तो हमने बात की थी। क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, अर्थात पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो वो तो किया जाता है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, यकृत के द्वारा। अगर मैं बात करती हूँ पित्त का स्टोरेज कहाँ किया जाता है, अर्थात पित्त का भंडारण कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है पित्ताशय में, या मैं बोल सकती हूँ गॉल ब्लैडर में। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन वो दे देगा पित्ताशय दे दिया आपको, तो आप क्या सोचोगे नाम से ही कि पित्त दिया गया है और पित्ताशय दिया गया है कि पित्त है तो कहाँ बनेगा? पित्ताशय में, जबकि गलत है। पित्ताशय में तो भंडारण किया जाता है या इसका स्टोरेज किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। और यकृत में इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। अभी हम क्या बात करके आए थे? हम बात करके आए थे कि पित्त का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये तो हमें पता चल गया है कि पित्त का निर्माण तो यकृत में किया जा रहा है। अब क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि पित्त जमा कहाँ होता है, अर्थात इसका स्टोर कहाँ होता है। तो पित्त का जो स्टोर होता है वो होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय को क्या बोल सकते हैं? गॉल ब्लैडर। इंग्लिश टर्म तो याद रखते ही जाना है क्योंकि आजकल इंग्लिश टर्म पे डायरेक्ट वो इनको लिख के क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रहणी की भी जस्ट हमने बात की थी, किसका भाग होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं बोलती हूँ हिंदी में छोटी आंत। तो ये जो ग्रहणी है ना वो छोटी आंत का भाग है, या मैं इसे लिख सकती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है ना उसका भी क्या 3 भागों में रहती है, वो मैंने आपको आगे बताऊंगी। वो होता है ड्यूडेनम, जेजेनम और हमारा होता है इलियम। यकृत की हम बात कर चुके हैं। यकृत होता है हमारा लीवर। लीवर के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँ तो लीवर में क्या होता है, क्या क्या काम करता है? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की अगर मैं बात करती हूँ हिंदी में तो क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और क्या करता है लीवर? लीवर जो होता है ना भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। क्या करता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण। इस चीज़ पे ध्यान देना है, कहाँ करता है? भ्रूणीय अवस्था में। और क्या करता है? आरबीसी का निर्माण कर रहा है। तो चलो मैं बात कर लेती हूँ, अगर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में हो रहा है तो फिर वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो जो वयस्क अवस्था होती है अगर उसमें आरबीसी के निर्माण की मैं बात करूँ तो वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होगा ना वो होगा बोन मेरो, या उसे क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा। बोन मेरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं प्लीहा पे बात करना चाहूँ तो प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। और स्प्लीन में क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। याद रखना है, स्प्लीन के लिए अलग से आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। तो ये तो ऑप्शन पे बात हुई। ये जो 4 ऑप्शन दिए थे वो भी हमने इसके साथ साथ डिस्कस कर लिए। बाकी क्वेश्चन में तो हमें मेन यही पूछा गया था ना कि जो पित्त का स्टोर होता है वो कहाँ होता है, तो हमें पता चल गया है कि पित्त का स्टोर तो पित्ताशय में होता है। और निर्माण कौन कर रहा था? यकृत कर रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनुष्य के सविक्रंतक व रदनक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे। किसकी बात की है इसने? टीथ की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर उत्पत्ति के आधार पे हम बात करते हैं तो क्या होता है? दांत होते हैं 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे अगर जैसे मैं बात करना चाहूँ ना तो ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं?
उत्पत्ति के आधार पे बात करती हूँ तो होते हैं दो प्रकार के। एक आपने सुना होगा मिल्की टीथ, दूध के दांत। बोलते हैं ना कि बच्चों में दूध के दांत आते हैं, ये मतलब जब वो बच्चे छोटे रहते हैं और वो उनके दांत गिर जाते हैं फिर नए दांत आते हैं। और एक क्या होता है एडल्ट में जो हमारे रहते हैं वो कितने रहते हैं। तो अगर मैं मिल्की टीथ की बात करूँ, ये तो हुई उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के हो गए मिल्की टीथ। तो मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है, वो तो होती है 20। और अगर मैं वयस्क में बात करूँ या मैं एडल्ट में बात करूँ तो वो कितनी होती है 32। एडल्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एडल्ट में कितनी होती है 32। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये ध्यान रखना, ये तो हुई उत्पत्ति के आधार पे बात की, उत्पत्ति के आधार पे हमारे दांत हुए दो प्रकार के। अब वही मैं बात करूँ कि संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचना के आधार पर दांत होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संरचना के आधार पर तो हुए हमारे 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है इंसीजर। अब देखिए इंग्लिश टर्म आपको हर किसी की आजकल साइंस में पैटर्न ही चेंज हो गया है, इंग्लिश टर्म याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर जगह इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ वो आजकल पेपर बाईलिंगुअल आता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कई बार क्या वो इंसीजर को भी ज़रूरी नहीं है कि वो इसको कृंतक लिख के देगा आपको, हो सकता है वो इसको डायरेक्ट ही इंसीजर लिख दे इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश में नहीं अर्थात इसको इस तरह से लिख देगा। और नेक्स्ट में बात करती हूँ तो होता है हमारा सेकंड होता है हमारा केनाइन, उसे हम हिंदी में बोलते हैं रदनक। थर्ड जो होता है हमारा होता है प्रीमोलर, थर्ड होता है हमारा प्रीमोलर और इसे बोलते हैं हम अग्र चवर्णक। और जो फोर्थ होता है हमारा वो होता है क्या होता है मोलर, मोलर होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद रखोगे आप, देखो कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। फर्स्ट कौन सा था इंसीजर, सेकंड दिया गया था केनाइन, और जो थर्ड दिया गया था प्रीमोलर और फोर्थ था वो था हमारा मोलर। तो कैसे याद रखेंगे, इंसीजर का मैंने लिया आई, केनाइन का मैंने क्या लिया सी, और प्रीमोलर का मैंने लिया पी और मोलर का मैंने लिया एम। तो कैसे याद रह जाएगा ICPM। ठीक है, तो ये तो हुआ याद रखने का तरीका। आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इसका नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के सभी कृंतक व रदनक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे। कृंतक और रदनक की बात कर रहा है, इंसीजर और केनाइन की बात कर रहा है। अगर ये दोनों गिर जाएंगे मनुष्य में तो कौन से शेष बचेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं मनुष्य का जो टीथ फॉर्मूला होता है ना मनुष्य में वो क्या होता है, टीथ फॉर्मूला या हिंदी में इसे मैं बोल दूं दंत सूत्र, तो वो होता है 2123 2123 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो फिर कैसे याद रखेंगे, किसकी बात की थी, उसने बोला था ना कृंतक और रदनक गिर जाए तो ये दोनों होते हैं हमारे, ये देखो ICPM। ये बोल रहा है कि ये दोनों अगर गिर जाएंगे ना तो मनुष्य में कितने दांत शेष बचेंगे। तो हम देखो इनको कैसे निकालते हैं दंत सूत्र से। अगर मैं निकालूंगी ना, इनकी बात करूंगी तो 2 और 3 कितने दांत है। प्रीमोलर की अगर मैं बात करती हूँ, प्रीमोलर इसमें दिया गया है 2, ठीक है, प्रीमोलर 2 दिया गया है, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए 4 तो ये हो गए प्रीमोलर। और मैं बात करती हूँ मोलर की, मोलर कितने दिए गए हुए 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो टोटल कितने दांत आ गए हमारे 10। और इसी तरह मैं बात करती हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम वही बात करती हूँ कि ये कितने दिए गए प्रीमोलर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 4। नीचे वाले जब पहले मैंने बात की थी ऊपर वाले जबड़े की, अब मैं बात कर रही हूँ नीचे वाले की। नीचे मेरे आधे जैसे जबड़े में कितने दिए गए हैं 2 प्रीमोलर दिए गए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। मोलर की अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो 3 दिए गए हैं, 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए। तो ऊपर वाले जबड़े में भी 10 हुए और नीचे वाले जबड़े में भी 10 हुए, तो टोटल कितने हो गए 20। तो हमने इन दोनों को तो हटा ही दिया है, इन दोनों को तो हमने हटा ही दिया है। किसकी बात की है हमने, तो मनुष्य में अगर कृंतक और रदनक को हटा दिया जाए तो कितने दांत शेष बचेंगे 20 बचेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 20 आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। तो ये तो आपने सुना ही होगा, नॉर्मली क्या होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, वो होता है इनेमल। अब इनेमल कहाँ पाया जाता है? इनेमल पाया जाता है टीथ पर। ये देखो ये टीथ है, जैसे मान लीजिए टीथ है ना, तो ये होता है हमारा टीथ, और टीथ पे बाहर की ओर सफ़ेद कलर का एक आवरण पाया जाता है। सफ़ेद कलर का जो आवरण रूपी परत पाया जाता है वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। ये इस तरह से एक बाहरी एक परत होती है, तो वो जो रहती है ना वो क्या कहलाती है? इनेमल। इनेमल इसे बोल सकते हैं। और ये क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। अगर मैं ये बात करूँ कि किस किस से मिलके बना होता है ये इनेमल की, अगर बात कर लेते हैं, अगर पूछ लिया कभी कि किससे मिलके बना होता है, तो ये जो बना होता है ना वो बना होता है CaCO3। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट। तो सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये फॉस्फेट से मिलके बना है इनेमल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ हमारा टीथ। टीथ के अंदर जो भारी सफ़ेद कलर का जो आवरण पाया जाता है वो कहलाता है इनेमल। शरीर का क्या है? ये सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या एक इस तरह की कोई परत मिलती है, यहाँ पे जड़ों तक रहती है ये फैली हुई, तो इसे जो बोलते हैं अंदर उसे क्या बोलते हैं? डेंटिन। इसे क्या बोलेंगे? डेंटिन। अब एक बात और कर रहे हैं हम, इनेमल तो मिल गया। अब जो इनेमल का स्त्रवण करने वाली जो कोशिका होती है ना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनेमल का स्त्रवण करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम एमाइलोब्लास्ट। यहाँ से जो सेल्स या कोशिका निकलती है जो क्या कर रही है? इनेमल का स्त्रवण कर रही है, तो इन कोशिकाओं को बोलेंगे एमाइलोब्लास्ट। तो ये भी हमें क्या ध्यान रखना है? एमाइलोब्लास्ट क्या है? कोशिकाओं का नाम है जो क्या कर रही है? इनेमल का स्त्रवण कर रही है। तो ये तो हुआ हमारा कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हमें पता चल गया इनेमल होता है। अगर मैं बात करती हूँ किससे मिलके बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट फास्फेट से मिलके बना होता है। और जो इनेमल का स्त्रवण करती है वो कोशिका एमाइलोब्लास्ट होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि कठोर पदार्थ हमें पता चल चुका है, कौन सा हुआ? इनेमल। तो मैं देखती हूँ कि सबसे कठोर हार्डेस्ट ऊतक या हार्डेस्ट टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि शरीर में पाया जाने वाला हार्डेस्ट टिश्यू या जो कठोरतम ऊतक है वो कौन सा होता है? तो वो होती है हमारी बोन। बोन को क्या बोलेंगे? हड्डी या अस्थि जो भी बोल सकते हैं, अस्थि भी बोलते हैं, और हड्डी जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये हमने बात की थी इनेमल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड्डी तो हमने देखा था क्या था? हार्डेस्ट टिश्यू था। नाखून क्या होता है? नाखून, बाल वगैरह, इनमें क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। जो हमारे नाखून, बाल, जो ये इनमें एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है केराटिन। तो अन्य ऑप्शन पे भी मैं बात कर चुकी हूँ, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं, तो इसको बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। डाइजेशन जो होता है ना वो होता है भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है, पाचन कहलाती है। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि आपने खाना खाया उसको डायरेक्ट निगल लोगे, पहले उसको मतलब मुंह में खाना जाएगा, फिर दांतों की सहायता से चबाया जाएगा, फिर लार मिलाई जाएगी। तो पाचन की प्रक्रिया हो गई ना कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। तो ये तो हुआ हमारा डाइजेशन। तो जो डाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है ना उसमें क्या होता है, जो एंजाइम वगैरह रहते हैं हेल्प करते हैं। अब जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी, या इसको बोल सकते हैं बकल कैविटी से बोला जाता है। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है? एंजाइम समझाने से पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। जो ये एंजाइम नहीं, डाइजेशन समझाने से पहले बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलता है? डाइजेशन एनस तक। और किसके थ्रू होता है? जो ये होता है वो बकल कैविटी होती है हमारी मुख गुहा, या ओरल कैविटी से बोल सकते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे मुख गुहा, और एनस को हिंदी में बोल सकते हैं गुदा। तो क्या होता है, तो जो ये डाइजेशन चलता है इसके थ्रू, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी ध्यान रखना है, और हिंदी इसका जो नाम होता है वो होता है आहार नाल।
तो ये तो हुई हमारी डाइजेशन की बात कि डाइजेशन भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और क्या होता है, एनस तक चलता है। और किसके थ्रू होता है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल का ही नाम है हिंदी में क्या, आहार नाल। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो जैसे ही डाइजेशन होगा तो डाइजेशन से सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन खाया हमने, मुंह में गया, मुंह के थ्रू फिर फेरिंग्स में आया, ग्रसनी में, फिर आमाशय में गया, फिर कहाँ जाता है, आमाशय से छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, फिर छोटी आंत से वहाँ भी 3 पार्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद कहाँ भोजन कहाँ गया, कुछ मतलब वहाँ से अन्य एंजाइम वगैरह आए, भोजन का पाचन हुआ, फिर बड़ी आंत में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर इस तरह से मतलब जब भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है तो भोजन कहाँ चल जाता है, फिर भोजन को त्याग दिया जाता है बचे हुए उसको। तो ये तो रहा हमारा डाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम है। तो ट्रिप्सिनोजन को इसमें बदलने वाला एंजाइम है ना, वो क्या है, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में जो चेंज करेगा वो है एंटेरोकाइनेज। अब मैं बात करती हूँ ट्रिप्सिन की। जो ट्रिप्सिन होता है ना, उसे याद रखना है। ट्रिप्सिन क्या है हमारा, ट्रिप्सिन को आपको कैसे ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन हमारा है प्रोटीन पाचक एंजाइम, पूछा जा सकता है। ट्रिप्सिन की बात करती हूँ तो क्या है, ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, अर्थात ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो क्या करता है ये, क्या करता है, प्रोटीएज को, ये भी याद रखना है। अब ये एंजाइम में तो मैं क्या बता सकती हूँ, इसे तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि ट्रिप्सिन जो होता है हमारा प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, प्रोटीएज को डाइपेप्टाइड में चेंज करता है। अब ये आप इसे हिंदी समझ लीजिए, अर्थात हिंदी में इसको लिख देती हूँ मैं कि ये क्या हुआ, डाइपेप्टाइड। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है वो क्या कर रहा है कि प्रोटीएज को, ये लिख दिया मैंने, प्रोटीएज को किस में चेंज किया, इसने डाइपेप्टाइड में चेंज किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम है, तो वो है एंटेरोकाइनेज। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन मिलता है हमारा आमाशय में। जब भोजन का जो पाचन होता है तो उसमें पेप्सिन भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। HCl भी हमारा आमाशय में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अर्थात जैसे ही भोजन आता है तो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, एसिडिक मीडियम देता है, जिससे क्या भोजन में जो भी, अर्थात जब कई बार भोजन में कई वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ जाए उनको नष्ट करने का भी काम करता है। और जो गैस्ट्रिन होता है वो होता है छोटी आंत में। तो इसका जो क्वेश्चन होगा ना वो, सॉरी, जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। इसको तो आपने सुना होगा कि ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है। फर्स्ट दिया गया है तिल्ली। तिल्ली को क्या बोलते हैं, स्प्लीन। अब देखिए, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगी कि तिल्ली क्या है, तो इसलिए इनकी इंग्लिश टर्म याद करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं। बाकी इंग्लिश टर्म आजकल याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सेकंड जो दिया गया है वो दिया गया है मस्तिष्क। मस्तिष्क तो आपको पता है, ब्रेन। थर्ड जो दिया गया है वो है लीवर। और जो फोर्थ दिया गया है अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। अब आपने कई जगह तो अग्नाशय पढ़ा ही नहीं होगा, पैनक्रियाज ही लिखा रहता है हिंदी में ऐसे। तो इसलिए इंग्लिश टर्म तो बिल्कुल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, ऐसा क्या है, तो ऐसा अंग जो होता है ना, मस्तिष्क में तो आपको पता है रीजनरेशन पावर होती ही नहीं है। कभी आपने सुना होगा ना, जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन डेड होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क मरता है। उसके बाद बॉडी के जो भी मतलब ऑर्गन रहते हैं, जो भी अंग रहते हैं, धीरे धीरे मरना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन में तो होती ही नहीं है। लीवर की मैं बात करती हूँ तो जो होता है रीजनरेशन, जिसमें पावर रहती है, वो होता है लीवर। देखिए कैसे होता है, कई बार आपने सुना होगा कि कोई जो व्यक्ति रहता है लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन करता है या शराब का सेवन करता है, उससे क्या होता है, उसका लीवर खराब हो जाता है। तो जो अल्कोहल का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है ना, तो उस रोग को क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। एल्कोहल का किसी व्यक्ति ने लंबे टाइम तक सेवन किया, एल्कोहल से भी हो सकता है। और ड्रग्स से क्या होता है, इसके थ्रू हो जाता है कि किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस जो रोग हो जाता है, हिंदी में ही लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफर्ट फील करें।
तो अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करने से किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो जाता है। फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है जिसमें क्या होता है, जो लीवर रहता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसका क्या करते हैं, फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो कई बार क्या होता है डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू जो लीवर का ऐसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 70% भाग को जैसे निकाल दिया, लीवर का 70% भाग को काट के हटा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो लीवर जो होता है ना हमारा, उसमें क्या रहता है, रीजनरेशन पावर रहती है। अर्थात जैसे हमने 70% भाग निकाल दिया उसका, तो और 30% बचा है, तो वो क्या होता है इसमें मतलब 70% डॉक्टर ने निकाल दिया, 30% बचा, तो रीजनरेशन पावर है, अर्थात 10 से 15 दिन में वापस से विकसित होने लगता है। अर्थात धीरे धीरे जो लीवर रहता है वो रीजनरेट हो जाता है। वैसे इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इस प्रोसेस में कम्प्लीटली नहीं हो पाता। कम्प्लीटली देखें तो 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, बाकी बेसिक में बात करूं तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, नॉर्मली जैसे एक्सीडेंट हो गया तो क्या होता है, लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। लीवर डैमेज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में तो बस इतना सा दिया गया था कि ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः सृजित हो सकता है। तो क्या याद रखना है, मानव शरीर का केवल एकमात्र अंग है, वो कौन सा है, लीवर, जो पुनः सृजित या क्या हो सकता है, रीजनरेट, अर्थात इसमें पुनः सृजित होने की पावर पाई जाती है। मैं बात करती हूँ लीवर की, तो लीवर के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, हिपेट। हिपेट जो टर्म यूज की जाती है ना वो लीवर के लिए की जाती है, तो इसमें कौन सी, हिपेटोसाइट सेल भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करती, स्त्रवण नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा है जो कोई भी अर्थात जो पाचक एंजाइम है उसका स्त्रवण नहीं करता है। यकृत ए है ऑप्शन हमारा, बी है लार ग्रंथि, सी है शुद्रांत की ग्रंथि और डी है अग्नाशय। तो जो होता है ना, जो कोई भी पाचक रस का स्त्रवण नहीं करता वो होता है हमारा यकृत। तो आपने तो एक चीज़ सुना होगा कि यकृत से तो पित्त रस का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये तो यकृत होता है ना, वो बाइल जूस जिसे हमने बोला था पित्त रस को। तो आप तो सोचेंगे कि इसका ये तो कर रहा है, अर्थात कोई और ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन गलत दिए, जबकि ऐसा नहीं है। यकृत तो क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। और क्वेश्चन में हमारे में बात की जा रही है एंजाइम की, तो कौन सा ऐसा है जो एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता, तो वो होता है यकृत। लार ग्रंथि की मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन में बात करके आए थे, टाइलिन वगैरह का स्त्रवण किससे हो रहा था, लार ग्रंथियों से ही तो हुआ था। और बाकी जो शुद्धांत की ग्रंथियां है, शुद्धांत होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, या मैं इसे बोल सकती हूँ छोटी आंत। अब देखो कैसा नाम है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इस तरह के नाम चलते हैं, अग्र शुद्धांत्र बाह्य पता नहीं क्या, तो ये कंफ्यूजिंग वाले नाम है, इसलिए इसकी इंग्लिश टर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे क्या बोलते हैं, छोटी आंत। डी जो है अग्नाशय, तो इसके बारे में तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल रट चुका होगा अब तक तो ये। तो कौन सा है ऐसा एंजाइम जो, अर्थात कौन सा ऐसा है जो पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता, वो होता है हमारा यकृत। यकृत के बारे में भी काफ़ी बातें हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है। जब ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज क्या एक शुगर है और वो किस में चेंज हो रही है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन का भी आपने पढ़ा होगा ना, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी डालने पड़ते, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी, तो ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में बदलते हैं तो जो वो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। अर्थात जो मनुष्य की जीभ है या जो टंग है उसमें कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या रहती है, कड़वाहट की संवेदनाएं सीमित रहती है। तो ये मान लीजिएगा कि ये टंग है हमारी, ये जीभ है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये बात कर रहा है कड़वाहट की, अर्थात ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें पता चलता है, मतलब अर्थात जब हम खाना वगैरह खाते तो हमें मीठेपन का, तीखेपन का, खट्टेपन का, इस चीज़ का हमें पता चल जाता है। तो किस चीज़ से पता चलता है, तो यहाँ पे क्या होती है, जीभ पे इस तरह की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है ना।
तो हम देखते हैं कि किसके लिए पूछा है। क्वेश्चन में तो कड़वेपन के लिए पूछा है, पर क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में मीठेपन के लिए पूछ ले या खट्टेपन के लिए पूछ ले। तो जो ये जीभ का जो अग्रभाग रहता है ना, ये अग्रभाग, तो ये किसके लिए है? मीठेपन के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। अर्थात हम जब भी हम मीठा खाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है, तो ये ही भाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। मैं पीछे अगर ये पश्च भाग की मैं बात करूँ तो जो मतलब जो कड़वापन रहता है भोजन का, वो किसके लिए रहता है? बिटर टेस्ट, अर्थात कड़वेपन के लिए। जो साइड वाला पार्श्व भाग इसे बोल सकते हैं, ये किसके लिए होता है? ये होता है खट्टेपन के लिए। तो किससे पता चल रहा है? स्वाद कलिका से। अब ये बीच वाला भाग बचा, ये किसके लिए जिम्मेदार हुआ? एक ही तो बचा, सॉल्टी टेस्ट या नमकीन के लिए। तो अब याद रह जाएगा ना, अगर पूछे कि मीठेपन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो जीभ का हमारा अग्रभाग, और वो पूछे कि कड़वेपन के लिए तो कौन सा था हमारा? जीभ का पश्च वाला भाग, कड़वा। और वो पूछे खट्टेपन के लिए, तो ये पार्श्व में जो पाया जा रहा है ना साइड में, ये जो जिम्मेदार है वो खट्टेपन के लिए, और बीच वाला भाग जिम्मेदार है वो साल्टी टेस्ट के लिए, नमकीन टेस्ट के लिए। तो इसने क्या पूछा था? किस क्षेत्र पर कड़वाहट की संवेदनाएं सीमित रहती है? अगला भाग, बी दिया है किनारों पर, सी दिया है मध्य, और डी दिया है पिछला भाग। तो हमें पता चल गया कौन सा है? पिछला भाग। ये देखो पीछे वाला जो पश्च भाग है वो किसके लिए जिम्मेदार था? कड़वेपन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है? वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। अब आपको ध्यान होगा, अभी हमने दंत सूत्र की बात की थी या टीथ फॉर्मूले की बात की थी। जो एडल्ट में टीथ फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2123 इंटू 2। अब ये बोल रहा है चवर्णक की बात कर रहा है। तो मैंने आपको 4 तरह के टीथ बताए थे, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो कैसे याद रखेंगे? ICPM, ऐसे याद रखना है आपको। ICPM, आई से हो गया इंसीजर, सी से हो गया हमारा केनाइन, पी से हो गया प्री मोलर, और एम से हुआ हमारा मोलर। तो ये तो बात कर रहा है चवर्णक की, तो इसको तो हमने बोला था कृंतक। हिंदी में तो हमने यही बोला था ना, हिंदी में बात करती हूँ मैं केनाइन को रदनक, और प्री मोलर था हमारा अग्र चवर्णक, और जो हमारा मोलर था वो क्या था? चवर्णक। तो अब क्वेश्चन में तो किसकी बात की गई है? क्वेश्चन में बात की गई है कि वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में चवर्णक हमें दिया गया है, अर्थात हमें कौन से दांत निकालने हैं, उसके कौन से टीथ हमें निकालने हैं फॉर्मूले से, वो बात कर रहा है मोलर की, अर्थात चवर्णक की। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ जैसे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। कैसे करेंगे? ये है ICPM, मोलर की बात कर रहा है, अर्थात हमें देखना है। अब देखिए कैसे, 3 इंटू 2 डबल हो जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े की बात करूँ तो मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। 3 तो कितने हो गए? ऊपर हो गए 6, है ना, और नीचे भी हो गए हमारे 6, तो कितने हो गए टोटल? ये ऐसे मत कर देना, मैथमेटिकल अप्लाई मत कर लेना कि 6 डिवाइड बाई 6 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपरी जबड़े की और निचले जबड़े की ये बात कर रहा है। तो ये जो होते हैं ना, होते हैं टोटल 12। ऊपर में हो गए हमारे 6 और नीचे में हो गए हमारे 6, तो टोटल कितने हो गए? 12, तो हुए ये 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में शुद्धांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही घटता क्रम है? देखिए क्या आया है क्वेश्चन में, शुद्धांत्र। अब शुद्धांत्र क्या होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप ऑप्शन देखेंगे ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दिया गया है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? छोटी आंत। अब जो हमारी छोटी आंत रहती है क्या करती है? वो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है ना, अगर कभी क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में ही होता है। लिख देती हूँ सर्वाधिक पाचन। जब आमाशय से भोजन लास्ट में कहाँ आता है? जब आता है इसमें छोटी आंत में, तो सर्वाधिक जो पाचन होता है वो इसी में होता है, छोटी आंत में। जो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है? वो है इलियम, सेकंड जो दिया गया है ड्यूडेनम, सेकंड होता है हमारा जेजेनम, और जो हमारा जेजेनम और ये होता है ड्यूडेनम। सॉरी ये फर्स्ट है, ये हुआ हमारा ड्यूडेनम, जेजेनम, और ये थर्ड है हमारा इलियम।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम को हम क्या बोल सकते हैं? इसे ग्रहणी भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं, इसका नाम है ग्रहणी, ग्रहणी इसे बोलते हैं। इलियम को हम बोलेंगे, इलियम जो लास्ट में है, अर्थात देखिए कैसे याद रखेंगे आप ऐसे याद रखना। फर्स्ट दिया गया है ड्यूडेनम, सेकंड क्या है? जेजेनम, और जो थर्ड दिया गया है ना वो इलियम। अब मैं आपको इसके एक बार हिंदी नाम बताती हूँ। हिंदी नाम इसका होता है ग्रहणी। अब दूसरी ग्रहणी मत समझ लेना, ग्रहणी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। जेजेनम को हम बोलते हैं मध्यांत्र, और जो लास्ट में होती है ना इलियम, उसे क्या बोलते हैं? शेषांत्र। अजीब से नाम है, इसलिए इनको पढ़ोगे तो एक बार कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम ही ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 जो संरचनात्मक भाग है ना उनकी लंबाई का कौन सा सही घटता क्रम है, अर्थात पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से पार्ट की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही भोजन का डाइजेशन हो रहा है, फूड जा रहा है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, छोटी आंत में गया, भोजन का पाचन हुआ, तो सर्वाधिक जो पाचन होता है ना वो होता है ड्यूडेनम में, अर्थात ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। इसके बाद मैं बात करूँ इन तीनों में कि सबसे कम पाचन कहाँ होता है, वो होता है हमारा इलियम, या इलियम को हम क्या बोल रहे थे? शेषांत्र, अर्थात जो लास्ट में या जो शेष बच गया उसे बोलेंगे शेषांत्र। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन की मैं बात करती हूँ तो जो आप कैसे याद रखेंगे कि जो 3 संरचनात्मक भाग होते हैं वो होते हैं, लंबाई का क्रम देख रहे हैं हम I, J, D, तो ये क्या हुआ? इसका लंबाई का क्रम है। आपसे पूछ ले कि लंबाई के क्या पूछा है, लंबाई का कौन सा सही घटता क्रम है, अर्थात सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? इलियम, उसके बाद होता है जेजेनम, और उसके बाद होता है हमारा ड्यूडेनम। तो ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं हम हिंदी में। इलियम को हम क्या बोल रहे थे? देखिए कहीं इलियम को हम बोलते हैं ना शेषांत्र, कहाँ दिया गया है? तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, शेषांत्र या तो हमें यहाँ दिया गया है या यहाँ दिया गया है। इसके बाद मैं देखती हूँ जेजेनम को क्या बोलते हैं? मध्यांत्र। तो मध्यांत्र, बचे 2 ऑप्शन, इनमें से किस में दिया गया? ये दिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इलियम के बाद क्या है? जेजेनम, और लास्ट में हमारा क्या दिया गया है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हम बोलते हैं ग्रहणी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन था राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दांत का भारी सफ़ेद आवरण किसका बना होता है? इस क्वेश्चन पे तो हम अभी जस्ट चर्चा करके आए। कौन सा होता है जो भारी सफ़ेद आवरण वाली परत रहती है? वो होती है इनेमल, और इनेमल का स्त्रवण जो करने वाली कोशिका होती है, इनेमल का जो स्त्रवण करती है वो होती है एमाइलोब्लास्ट। कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इनेमल का स्त्रवण करने वाली कोशिका होती है एमाइलोब्लास्ट। डेंटिन की भी हमने बात की थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो तो रहेगा ये एनेमिल नहीं इनेमल है, ध्यान रखना है। क्या है ये? इनेमल। उपास्थि तो वो होती है कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, और काइटिन इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डेंटिन हमने देखा था दांत के अंदर जो अंदर की ओर परत थी और वो जड़ों तक पाई जा रही थी, वो क्या थी? हमारी डेंटिन। तो सफ़ेद आवरण तो क्या हो गया हमारा? इनेमल। और इनेमल के हमने इसके बारे में भी बात की थी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, फॉस्फेट का बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व है कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत, बी है हमारा मुंह, सी दिया गया है छोटी आंत, और डी दिया गया है हमारा पेट या स्टमक जिसे बोल सकते हैं। इसमें साइंस वाली लैंग्वेज में इसे जठर भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। पेपर वैसे बाइलिंगुअल आता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन कई बार इसे क्या आजकल पेट भी लिख देता है। तो क्या बोल रहा है कि पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो जो वो अवशोषित किए जाते हैं ना वो किए जाते हैं छोटी आंत से। छोटी आंत को क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्यों किए जाते हैं यहाँ से? क्योंकि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है, जो डाइजेशन हमारा चलता है, वो किस में होता है? छोटी आंत में ही सर्वाधिक पाचन होता है। और जो क्या होता है यहाँ पे, जब खाना आमाशय से किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। एक बार डाइजेशन की
मतलब मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। कहाँ से स्टार्ट हुआ डाइजेशन? मुख गुहा के थ्रू स्टार्ट हुआ है, ओरल कैविटी के थ्रू स्टार्ट हुआ है। ओरल कैविटी से देखिए यहाँ हमारा खाना जा रहा है, तो यहाँ एक क्या होती है, फूड पाइप होता है, और जस्ट पास में एक ग्रसनी या इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं फेरिंग्स होती है। अब इन दोनों के बीच में एक मेन जंक्शन पॉइंट होता है इन दोनों का, वहाँ क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। तो क्या होता है, संवातन प्रक्रिया और डाइजेशन, मतलब जो भोजन को निगलने की प्रक्रिया साथ साथ नहीं होती। जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, तो एपिग्लोटिस जो रहता है ना, एक कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है, तो वो वाला ढक्कन क्या होता है, उपास्थि टाइप का होता है, वो बंद हो जाता है जैसे ही हम खाना खाते हैं, ताकि भोजन के कण उसमें नहीं जाए। अब डाइजेशन हम देख रहे हैं, यहाँ से खाना गया, खाना चाह रहा है हमारा ओरल कैविटी से, दांतों ने तो क्या किया, उसको दांतों ने उसको मतलब भोजन को काटा पीटा, और जो हमारी जीभ थी उसने लार मिश्रित कर दी। उसके बाद खाना यहाँ पहुँचा, फेरिंग से आ गया, फिर ये ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है, हमारी फूड पाइप होता है, या जो भोजन को ले जाने वाली नली होती है, वो कहाँ ले जाती है, यहाँ से लेके जाएगी हमारे स्टमक में, अमाशय में ले गई। अब अमाशय उसको बोलते हैं, पेट को बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। पेट में गया, वहाँ से 3-4 तरह के एंजाइम आए, पेप्सिन आया, रेनिन आया, HCl आया, तो ये भोजन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, भोजन का पाचन हो रहा है। अब वहाँ से क्या होता है, 2-3 घंटे तो भोजन वहाँ रहता है अमाशय में, फिर किस में चल जाता है, छोटी आंत में चल जाता है। छोटी आंत में भी हमने 3 भाग पढ़ चुके थे, इलियम, जेजेनम और ड्यूडेनम। वहाँ से जब भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में ध्यान रखना है, कभी पाचन नहीं होता है भोजन का, खनिज लवणों और जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद जो बचा हुआ फूड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो वो कहाँ से किए जा रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों किए जा रहे थे, सर्वाधिक पाचन भी तो यहीं पे हो रहा था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। पित्त का प्रमुख कार्य है, पित्त, बाइल जूस, इस पे भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बाइल जूस का निर्माण तो किसने किया था, यकृत ने। और स्टोर कहाँ हो रहा था इसका, स्टोर हो रहा था इसका पित्ताशय, या जिसे गोल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें हो रहा था इसका, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। जो पित्त रहता है उसका प्रमुख कार्य होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण हिंदी में बोल सकती हूँ मैं इसे, या पाइसीकरण भी इसे बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन बोल सकती हूँ। अब कई बार क्या होगा, वो इमल्सीकरण भी लिख सकता है आपको, ये देखो ये लिखा हुआ है ना इसमें इमल्सीकरण, तो वो इमल्सीकरण दे देगा, या इमल्सिफिकेशन इसे बोल सकते हैं। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है बसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां रहती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ना होता है इमल्सिफिकेशन। तो जो पित्त रस का मेन काम होता है ना, तो क्या करता है, बसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, क्योंकि जैसे ही अग्नाशय रस आता है ना, तो कंप्लीट पाचन हो जाता है। अब जो हमारा अग्नाशय रस रहता है, ये पैनक्रियाटिक जूस जिसे बोलते हैं, वो क्या रहता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव, जो वो रहता है पूर्ण पाचक एंजाइम उसे बोल सकते हैं। तो क्या करता है वो, मेन जो हमने यहाँ तो देखा था कि पित्त का प्रमुख कार्य है, तो पित्त का प्रमुख कार्य है बसा का बसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बसा अम्ल में ग्लिसरीन का बसा में परिवर्तन, ऐसा भी हमने नहीं देखा। क्या था, बसा का पाइसीकरण या बसा का इमल्सिफिकेशन। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट से होती है। अब हम बात कर रहे थे, डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो डाइजेशन में स्टमक है ये हमारा, है ना, स्टमक या जठर में इसे बोल दूं, तो क्या बात कर रहा है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट से होती है। फर्स्ट दिया गया है, सबसे पहले तो मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, और डी दिया गया है हमारा पिक्रिक अम्ल। तो कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है, तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोल सकते हैं, HCl। जो HCl होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाईली एसिडिक होता है, उच्च अम्लीय, उच्च अम्लीय में इसे लिख देती हूँ। अब ये क्या करता है, जैसे ही भोजन आया,
यहाँ से आ गया था हमारा, फूड पाइप से भोजन आ रहा था, ये देखिए फूड पाइप से भोजन आया और ये अमाशय में गया। तो अमाशय में जाने के बाद क्या होता है, 3-4 तरह के जो एंजाइम होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। कौन कौन से हुआ, HCl हुआ, रेनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, हमारा लाइपेज हुआ। तो ये सब भोजन के पाचन में मदद करते हैं। यहाँ तो बात की जा रही है कि किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट से होती है, तो वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या होता है, उच्च अम्लीय होता है। तो इसका आंसर तो रहेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्या करता है, कई बार आपने सुना होगा ना, एसिडिटी सुना होगा आपने, तो कई बार ये होता है HCl की मात्रा जब अमाशय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या स्टमक में जब HCl की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, एक लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो अंदर क्या होता है, अमाशय की दीवार रहती है ना या स्टमक की दीवार क्या होती है, जलना प्रारंभ कर देती है। उसे ही तो बोलते हैं हम, आपने नॉर्मली सुना होगा कि आज तो एसिडिटी हो रही है, तो वो वही होता है, अमाशय की दीवार जलना प्रारंभ कर देती है, फिर एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का भी हम उपचार करते हैं, क्या होता है, वो होता है, उसके लिए होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये आपने सुना होगा, इनो वगैरह जो लेते हैं, वो यही होता है, जब अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ गया, मान लीजिए कि हमारे पेट में एसिड बढ़ गया, तो फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट ही तो लेंगे ना। साल्ट, अम्ल और क्षार जब मिलकर रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, या क्या बोल सकते हैं इसे, कई बार देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ये जो होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एसिडिटी हो गई, तो उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे बोल सकते हैं। इनो का भी आपने जनरली नाम सुना होगा, और एंटी एसिड के रूप में आपने घरों में सुना होगा ना, अजवाइन। तो एंटी एसिड का काम अजवाइन भी करती है। लेकिन एक चीज़ सुनी होगी आपने, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा होता है ना, वो अमाशय की दीवारों के लिए मतलब हानिकारक होता है एक तरह से। वो क्या करता है, पेट में अल्सर रोग उत्पन्न कर देता है। तो बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या एंटी एसिड के रूप में जो अजवाइन होती है उसका यूज किया जाता है। इनके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, फॉर्मूला बता देती हूँ, वो होता है H2SO4। कई बार फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो हम बात कर ही चुके हैं, HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है हमारा HNO3। और पिक्रिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिक्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह का होता है ये पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यकृत कौन से विटामिन का निर्माण करता है। तो यकृत के द्वारा, लीवर की बात की जा रही है, तो वो करता है विटामिन ए का निर्माण। कैसे करता है, जो हमारा लीवर रहता है ना, उसमें क्या रहता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपको याद रखना है, हिंदी में लिख देती हूँ। अब हिंदी में कैसे लिखूँ, बीटा कैरोटीन। जैसे ये बीटा कैरोटीन है ना, इसको किस में चेंज कर देता है, कौन करता है ये, इसका संश्लेषण कौन करता है, यकृत करता है। ये लीवर कर देता है। अब इसको इसने किस में चेंज कर देता है, ए में चेंज कर देता है। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि यकृत कौन से विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। अब ये जो बीटा कैरोटीन है ना, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, इसके सोर्स क्या क्या है मतलब। तो जो बीटा कैरोटीन होता है ना, वो मिलता है गाजर, पपीता, आम। गोल्डन राइस का नाम सुना है आपने, गोल्डन राइस, या हिंदी में बोल सकते हैं सुनहरे चावल। गोल्डन राइस जो होते हैं ना, उसमें क्या बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। और किससे बनाए गए थे गोल्डन राइस, वो बनाए गए थे आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियर जिसे बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो जो होता है हमारा लीवर, उससे कौन से विटामिन का निर्माण करता है, वो करता है विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन बी की बात करो तो विटामिन बी की जो सोर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे वगैरह। तो विटामिन बी की तो काफ़ी तरह के होते हैं विटामिन बी, वो हम जब विटामिन वाला पार्ट आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। के होता है, उसको बोलते हैं फिनोक्विनिन, और रक्त का स्कंदन का काम होता है, ब्लड का स्कंदन।
और जो हमारा सी होता है ना, विटामिन सी को तो नॉर्मली सभी जानते होंगे, क्या होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी बताओ कहाँ मिलता है? विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में या सिट्रस फलों में, नींबू, संतरा, इनकी मैं बात करूँ तो जो यहाँ तो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा राइट आंसर रहेगा ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो इस पर भी हम अभी डिस्कस करके आए थे, हमने जो टीथ फॉर्मूला देखा था अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। 21/23 × 2, ये तो हुई एडल्ट में होता है, ये वयस्क में है ना। और अगर मैं बच्चों में बात करूँ ना टीथ फॉर्मूले की, तो वो कितना होता है बच्चों में या चाइल्ड में मैं बात करूँ तो वो होता है, याद रखना है 2102 और 2102 × 2। ठीक है, कैसे याद करेंगे? क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पे 2 तरह के होते हैं। मिल्की टीथ की हमने बात की थी, जो कितने थे 20, और जो वयस्क में थे वो थे 32। अब ये बोल रहा है कि कितने दांत है ना वो 2 बार आते। तो आपको एक चीज़ तो पता है, जो मिल्की टीथ थे ये दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, होता है ना कि बच्चों के जो टीथ या जो दांत रहते हैं वो टूटते रहते हैं, तो वो कितने रहते हैं? हमें जब संख्या पता है 20, तो अर्थात 20 ही तो दांत है जो 2 बार आएंगे। फिर अगर जैसे क्वेश्चन में ये तो पूछ लिया, हमें पता चल गया कि 20 होते हैं, ठीक है। अब कई बार हमें ऐसे पूछ लिया कि कितने दांत है जो 1 बार आते हैं, तो अगर जब 20 2 बार आ रहे हैं तो टोटल कितने रहते हैं? 32, और ये रहे हमारे 20, तो कितने दांत है जो 1 बार आएंगे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 बार कितने आएंगे? 32 देखिए टोटल रहते हैं, और 20 ऐसे होते हैं जो 2 बार आ जाते हैं। तो 1 बार का पूछा तो कितने आएंगे? 12, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हुआ हमारा किस में, एडल्ट में फॉर्मूला। एक बार मैं निकालना सिखा देती हूँ। देखो 32 कैसे आएंगे, ऊपर वाले जबड़े की मैं बात कर रही हूँ, ऊपर वाले की, ठीक है। तो ये है ICPM। अब देखिए इन चारों को एक बार टोटल कर लीजिए, 2 1 3 3 2 5 और 3 8, 8 × 2 कितने हो गए? 16। ऊपर वाले जबड़े की मैंने बात कर ली तो हो गए 16, और सेम नीचे वाले जबड़े की मैं बात कर लेती हूँ, 2 3 3 और 2 5 और 3 8, 8 × 2 16, तो टोटल कितने हो गए? 32। अब इसी तरह ये तो हुई वयस्क में, और मैं बच्चे में एक बार बात कर लेती हूँ, 2 1 3 और 2 5, 5 × 2 करो आप कितने आएंगे? 10। और ये तो हुई ऊपर वाले जबड़े की, सेम नीचे वाले जबड़े में भी 10। तो बच्चों में क्या हुए? टोटल कितने होते हैं? 20 दांत। अब ये 0 दिया गया है ना, अब ये देखो एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है? ये है हमारा आई, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। बच्चों में है ना प्रीमोलर रहता है ना, वो एब्सेंट रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। प्रीमोलर जो रहता है बच्चों में एब्सेंट रहता है, और प्रीमोलर की मैं बात करती हूँ तो उसे क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कितने दांत है जो 2 बार आते हैं, वो है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जठर रस का pH होता है। जठर रस की बात कर रही हूँ, गैस्ट्रिक जूस इसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस इसे बोलते हैं। कहाँ से स्त्रवण होता है इसका? वो होता है अमाशय, अमाशय को स्टमक भी बोल देते हैं। तो क्या होता है, अब आपको एक चीज़ पता है ना कि स्टमक से हमने देखा था अभी किसका स्त्रवण हुआ था, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले निकला है, HCl का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कैसा था? हाईली एसिडिक था, या उच्च अम्लीय था। जो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, उच्च अम्लीय है ना ये, तो उच्च अम्लीय है तो क्या करेगा फिर ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, अर्थात इसकी जो pH रहेगी अम्लीय है, तो वो स्केल में, जैसे ये pH स्केल है हमारी, ठीक है। तो ये कहाँ से? 0 से 7 और 7 से 14, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे ना तो क्षारीय रहेगा, बेसिक मीडियम। और 7 पे क्या रहता है? उदासीन। 7 से नीचे की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या रहता है हमारा? अम्लीय। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वैसे ही अम्लीय रहता है, तो ये तो थोड़ा कम अम्लीय रहेगा, 5 और 6 7 पे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा pH स्केल के थ्रू देखे तो इसका जो pH रहता है वो रहता है हमारा 2, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, उच्च अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन को परिवर्तित करता है। अब जो रेनिन का स्त्रवण होता है वो कहाँ से होता है? रेनिन का जो होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये रेनिन है। इस चीज़ पे मैं क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ बार बार, ये रेनिन है। एक जो रेनिन होता है ना, ये वाला जो रेनिन होता है
वो कहाँ से? वो तो होता है लीवर से, ये तो हार्मोन है एक तरह का। और मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एंजाइम की, रेनिन की, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को परावर्तित करता है। तो मिल्क जो रहता है, बच्चों की डाइट रहती है, छोटे बच्चों की, दूध ही तो पीते हैं वो, तो फिर क्या करता है, जो दूध रहता है ना, मिल्क में पाई जाती है कौन सी प्रोटीन? कैसीन। केसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब केसीन क्या होता है? ये किस में चेंज कर देता है कैसीन को? पैरा केसीन। केसीन को किस में चेंज करता है? पैरा केसीन में। मिल्क में ध्यान रखना है हमें, केसीन प्रोटीन पाई जाती है और केसीन को किस में चेंज कर देता है? पैरा केसीन में। अब ये जो रेनिन मिलता है ना, वो मिलता है हमारे अमाशय में। तो बच्चों में जो पाचन होता है, रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन को परिवर्तित करता है। तो किसको करता है? देखो, मिल्क में रहा केसीन और केसीन को किस में कर दिया? पैरा केसीन में। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है हमें? कैसिनोजन को केसीन में। ये नहीं होगा, केसीन को पैरा केसीन में। ये रहा हमारा, केसीन को किस में चेंज कर देता है? ये पैरा केसीन में। तो ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा ना, पैरा केसीन जो पदार्थ रहता है ना, वो गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा रहता है। जैसे बच्चों ने कई बार दूध पिया, छोटे बच्चे ने दूध पीने के बाद केसीन किस में चेंज हो जाता है? पैरा केसीन में चेंज हो जाता है। तो बोलते हैं ना, जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो थोड़ी देर तक उन्हें मतलब स्टेबल रखना चाहिए, ताकि दूध जो गया है वो सारा स्टेबल हो जाए। बच्चों को आपने खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा हिला दिया या कुछ भी, तो वो जो केसीन था वो पैरा केसीन में चेंज हो जाएगा। और बच्चों की जो वॉमिट हो जाती है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे उल्टी करते हैं, वो दही जैसी गाढ़ी गाढ़ी होती है। तो क्या होता है, वो जब केसीन पैरा केसीन में चेंज हो जाता है ना, तो उसे ही बोलते हैं। तो ये होगा केसीन को पैरा केसीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को कहा जाता है? स्टमक की बात कर रहा है, या जठर में बोल देती हूँ। अब क्या बोल रहा है, जब भोजन का डाइजेशन हो रहा है ना, केमिकल रासायनिक पाचन या केमिकल डाइजेशन से जो गुजरने वाले भोजन को क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया गया है काइल, बी दिया गया है बोलस, सी दिया गया है काइन, और ये दिया गया है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड तो हमारे प्रोटीन्स के एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन की इकाई है। तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अब मैं बात कर लेती हूँ इन तीनों पे। तो जो पेट में होता है ना रासायनिक पाचन, वो क्या कहलाता है? काइम। काइम क्यों कहलाता है? जो अर्धपचित भोजन पड़ा रहता है ना पेट में, तो आधे पचे भोजन को हम क्या बोलते हैं? अर्धपचित जो भोजन रहता है ना, उसको बोला जाता है काइम। क्या बोलेंगे उसके लिए? अमाशय में रहता है, उसको बोलते हैं काइम। और अगर छोटी आंत में रहेगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे क्या बोलेंगे? काइल। छोटी आंत में जब भोजन रहता है तो उसे बोलते हैं काइल। फिर ये बोलस क्या होता है? बोलस होता है जब हम जैसे ही खाना खाते हैं ना, तो खाना ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट निगल लोगे खाने को खाओगे तो पहले कि उसको चबाना पड़ेगा, फिर जो हमारी जीभ रहेगी उसमें लार मिलाएगी। तो लार मिलाने के बाद क्या होता है? भोजन लसलसा हो जाता है और एक बोल के रूप में हो जाता है, ताकि इजीली खाने में आ जाए। तो वो होता है हमारा बोलस। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो तो रहेगा काइम। क्या दिया गया है कि पेट में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को कहा जाता है। तो पेट की या स्टमक की बात की है, वो होगा काइम। अगर आपसे पूछ ले छोटी आंत में क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत में जो भोजन रहेगा ना, उसे बोलेंगे हम काइल। बोलस हम देख ही चुके हैं, और एमिनो एसिड तो प्रोटीन की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में भाग लेता है? तो अग्नाशयी रस होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। अर्थात हर चीज का पाचन कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का कर देगा, प्रोटीन का कर देगा, वसा का कर देगा, न्यूक्लिक अम्ल का कर देगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, इसे बोलते हैं अग्नाशय रस को। पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अर्थात हिंदी में मैं बात करती हूँ ना, तो ये होता है पूर्ण पाचक रस। अर्थात सब चीज़ों का ये पाचन कर देता है। तो ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, तो क्या दिया गया ऑप्शन में? ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। बी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा केवल प्रोटीन। तो देख लिया है, तो पूर्ण पाचक रस से सभी का पाचन कर देगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसकी उच्चतम पीएच है? पीएच की बात कर रहा है। पीएच स्केल पे मैं बात कर चुकी हूँ। 0 से अगर 7 तक रहेगी, तो क्या, एक बार फिर से बना देती हूँ। 0, 7, 14, 7 पे जो हमारी पीएच रहती है वो रहती है उदासीन या न्यूट्रल। 14 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो होती है क्षारीय। अगर 7 से कम की मैं बात करूँ तो होती है अम्लीय। तो
तो ये बोल रहा है किसकी जो होती है ना वो उच्चतम पीएच होती है, तो वो होती है हमारी पित्त रस, जठर रस, अग्नाशयी रस और आंतों की ग्रंथियों का स्राव। तो किसकी होती है? पित्त की। पित्त की पीएच कितनी होती है? 8.6 समथिंग होती है। पता है ना पित्त का निर्माण यकृत से हुआ था। गैस्ट्रिक जूस की अगर मैं बात करती हूँ तो गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि क्या होता है? उच्च अम्लीय होता है। वो भी हमने देखा था कितनी कम रहती है इसकी, ऐसी दो। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस की पीएच की अगर मैं बात करती हूँ तो कितनी रहती है? 8.2 से 8.3। और इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो 8.3 या 8.4 समथिंग रहती है। आंतों की ग्रंथियों से जो स्त्राव होता है, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ बोलते हैं आंतों की ग्रंथियों को, या लीवर कुहन की दरारें भी इन्हें बोलते हैं। लिख देती हूँ ब्रूनर्स ग्लैंड या ब्रूनर की ग्रंथियाँ, और इसे क्या बोलते हैं? लीवर कुहन की दरारें। हिंदी बहुत पसंद है ना आप लोगों को, तो फिर इसलिए ठीक है। तो पीएच की हमने बात की थी कि निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम पीएच है, तो वो होती है हमारे पित्त रस की या बाइल जूस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोगेस्ट्रोन है। एंट्रोगेस्ट्रोन क्या होता है? देखो नाम से एंटी है ना, किसी चीज़ का एंटी होगा ये अर्थात। और गेस्ट्रोन तो आपने सुना सुना लग रहा है, किससे रिलेटेड है? गैस्ट्रिक जूस से। तो क्या होता है एंटोगेस्ट्रोन, अर्थात क्या काम कर रहा है ये? म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंजाइम या गैस्ट्रिक म्यूकोसा बी दिया गया है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा द्वारा स्रावित हार्मोन, अर्थात गैस्ट्रोन किसका? किसी चीज़ का विपरीत काम कर रहा है या विपरीत है। और सी दिया गया है आंतों द्वारा स्रावित हार्मोन, डी दिया गया है अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो मैं एक चीज़ तो बता देती हूँ, क्या है ये कि एंजाइम तो नहीं है, ठीक है, हार्मोन है ये। और किसके द्वारा हो रहा है? ये आंतों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है। तो इसका जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह हमने साइंस के आज कुछ क्वेश्चन किए थे। कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताना, हमारे सर राजकुमार शोरन सर द्वारा 21 से 28 फरवरी को करंट अफेयर्स की 7 बजे जो क्लास ली जा रही है, तो उन क्लास को आप सभी अटेंड कीजिए। सर इसमें करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। और इसके अलावा सोमवार 21 फरवरी 2022 को हमारी दिव्य दृष्टि क्लासेज में प्रातः 9 बजे सेमिनार रखा गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक बनपाल, एलडीसी ग्रेड सेकंड, इन सब का सेमिनार रखा गया है। जो अनुभवी फैकल्टी द्वारा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। प्रिंटेड नोट्स भी, बुक्स भी इसमें अवेलेबल है। और इसके आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 8290772627। तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एड्रेस दिया गया है वो है गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो भी आप जानकारी लेना चाहें जानकारी ले सकते हैं। तो जो सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है 21 फरवरी 2022 को। तो आप सभी सेमिनार में आए और जो भी आपको जानकारी लेनी है कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।